आज हम अपने व्यूअर्स के लिए लाए हैं कंस्ट्रक्शन साइट का एक मंजर, जिसमें आपको बताया जाएगा कि घर कितनी लागत में तैयार होते हैं। एक आम शख्स जो 5 मरले, 3 मरले, 10 मरले का घर बनाना चाहता है, बुनियाद से लेकर छत तक उसकी कितनी लागत आती है। इसमें ए कैटेगरी आ जाता है, बी कैटेगरी आ जाता है, सी कैटेगरी आ जाता है। जो 5 मरला घर बनाता है या 7 मरला घर बनाता है, उसकी सारी जमा पूरी तनख्वाहदार तबका होता है। एक मटेरियल को यूज़ कैसे करना है, ठीक है, वो आम बंदे को नहीं पता होता। कॉन्ट्रैक्टर उसका मटेरियल भी सेव करेगा। और आम जो लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, आप देखा होगा लोगों की कमीशनें लगी होती हैं। वो ओनर को कहते हैं आप फलां ठीक से हमारा मटेरियल ले लें। जो पुराने वक्तों में था कि फाउंडेशन नॉर्मल बनाओ और उसके ऊपर चुनाई शुरू कर दो, यहाँ प्रॉपर फाउंडेशन तैयार होती है। क्या ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन मजबूत होती है? इसका एक तो वजन कम होता है, दूसरे नंबर पे उनका जो ब्लॉक मेसनरी की जाती है ना, वो उसके लिए सूटेबल होती है, प्लाजों के लिए। घरों के लिए सूटेबल नहीं होती क्योंकि इसने लोड बेयरिंग लगानी होती है। जितने भी घर हैं वो तकरीबन नॉन प्रोफेशनल बंदों ने किए होते हैं। जब एक फाउंडेशन भी मजबूत आप नहीं बनाएंगे, क्रैक्स वो डेवलप होंगे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अरसलान, पीजी प्राइम का होस्ट। आप देख रहे हैं पीजी प्राइम न्यूज़। जनाब, मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं एक फार्म हाउस की लोकेशन है। आज हम अपने व्यूअर्स के लिए लाए हैं कंस्ट्रक्शन साइट का एक मंजर, जिसमें आपको बताया जाएगा कि घर कितनी लागत में तैयार होते हैं और घरों के बनाने में वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आम पब्लिक कर जाती है। इस साइट के जो देख रहे हैं ठेकेदार साहब, ज़मीर हुसैन उनका नाम है। चल के जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन सी टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि आम आवाम से अभी तक दूर हैं। ज़मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने हमें टाइम दिया। एक आम शख्स जो 5 मरले, 3 मरले, 10 मरले का घर बनाना चाहता है, वो बुनियाद से बताएं, बुनियाद से लेकर छत तक उसकी कितनी लागत आती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको मद्देनज़र रखनी चाहिए। ये मुख्तलिफ इसमें आ जाता है आपकी कैटेगरी। इसमें ए कैटेगरी आ जाता है, बी कैटेगरी आ जाता है, सी कैटेगरी आ जाता है। ये एस्टिमेटेड जो आजकल का दौर चल रहा है, इस पे आपका ग्रे स्ट्रक्चर जो है ना, वो 80 लाख और 90 लाख के दरमियान में ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है 5 मरले का। ठीक है, ए क्लास का भी इसमें यूज़ करते हैं हम मटीरियल को। तो ए क्लास अगर यूज़ करें तो 80 से 90 हज़ार में ये रन करते हैं इसको प्रोजेक्ट। ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं इसके अंदर 5 मरले का। और अगर बी में चले जाएं तो आप 70 से 80 के दरमियान में चले जाएंगे, जिसमें ईंट में फ़र्क आता है। स्टील का 40 ग्रेड इस्तेमाल किया जाता है। ईंट आजकल जो आ रही है वो पेशावर की 33 नंबर, कोई भी मार्का उठा लें, तो वो जो ईंट आती है वो महंगी है थोड़ी सी बजाय लोकल के। तो फिर वो लोकल यूज़ करते हैं तो वो बी कैटेगरी के अंदर आ जाती है चीज़। आम पब्लिक को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हर बंदा कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकता। अमूमन लोग अपनी जगह ख़रीदते हैं और चौक चौराहों से मिस्त्री को बुला के तो फाउंडेशन शुरू करके और स्ट्रक्चर शुरू करके घर शुरू कर लेते हैं। तो वो ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं ऐसे कामों में जो कॉन्ट्रैक्टर के या इंजीनियर के बगैर की जाती हैं, आर्किटेक्ट के बगैर की जाती हैं? देखें, जो 5 मरला घर बनाता है या 7 मरला घर बनाता है, उसकी सारी जमा पूरी तनख्वाहदार तबका होता है, तो उसकी सारी जमा पूंजी करके वो अपना घर बनाता है। ख्वाब देखा होता है इसने घर बनाने का। जब वो घर बनाता है तो वो नक्शा भी बनवा लेता है, वो मटेरियल भी यूज़ कर लेते हैं। अब एक मटेरियल को यूज़ कैसे करना है, ठीक है, वो आम बंदे को नहीं पता होता। उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर अगर लगा लेगा तो कॉन्ट्रैक्टर उसका मटेरियल भी सेव करेगा, प्रोफेशनल काम भी करवाएगा उससे। और उस पर जो सेविंग उसकी होगी ना, अगर वो देख रहा है कि मेरा अगर लाख पे काम होना है ना कॉन्ट्रैक्टर के बगैर, तो वो आपका लाख में ही होगा कॉन्ट्रैक्टर रख के भी। तो वो क्या करेगा, वो अपने जो टीमें हैं ना उनसे टीमें से काम कराएगा तो आपका मटेरियल सेव होगा। और आम जो लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, आप देखा होगा लोगों की कमीशनें लगी होती हैं। ठीक है, वो ओनर को कहते हैं आप फलां ठीक से हमारा मटेरियल ले लें, फलां जगह से ले लें। बेसिकली उनके साथ उनकी कमीशन होती है, तो वहाँ से वो अपना कमीशन कोई भी देखें अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाता। मेसन्स और लेबर के ऊपर क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है कि वो एक बिल्डिंग को तामीर करने में कितना किरदार रखते हैं? जी, गुड सवाल आपका। बेसिकली आजकल के जो दौर में है चल रहा है, तो प्रोफेशनल मैसन भी आ चुके हैं। प्रोफेशनल मैसन वो हैं जो आगे आपको साइट सुपरवाइज़र जो होता है ना, उसको प्रोफेशन
बना देता है। रीज़न ये है कि एक चीज़ मैसन लेबर जो भी है ना, वो तो लेबर है। अब उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे समझाना है, आप उसको एक दफ़ा समझा देंगे तो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेगा। अब एक मैसन एक दिन में 200 फुट स्क्वायर फुट का चुनाई लगा लेता है। अगर उसको तरीके से समझाएं कि आप दराजी के संडे के साथ काम करें, आप अच्छा काम करें, तो वो आपका क्या करेगा, आप 100 स्क्वायर फुट वो निकालेगा एक दिन में, लेकिन काम की क्वालिटी नौइयत जो होगी ना वो चेंज हो जाएगी। हमारे नाज़रीन को बताइए कि गुड मेसन, अच्छा मिस्त्री कहाँ से ढूंढा जाए, उसको ढूंढने का मेयार क्या होना चाहिए? अच्छा मैसन ढूंढने से मिल जाता है, लेकिन जो साइड के ऊपर स्टाफ होता है, एज ए इंजीनियर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, वो उसको जो दराजी के संडे में काम करवाता है उसको बता देता है, ठीक है इस तरह काम करने, तो उस हिसाब से जब वो काम करते हैं तो उसका पता चल जाता है कि ये अच्छा मैसन है या नहीं है। जमीर भाई, एज आ कॉन्ट्रैक्टर ये बताइए कि ग्रे स्ट्रक्चर में एक शख्स ने अगर आपको 5 या 10 मरले का प्लॉट दिया, उसको ग्रे स्ट्रक्चर में तैयार करना है, उस ग्रे स्ट्रक्चर को आप फाउंडेशन से लेकर रूफ टॉप तक लेके जाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं आपके काम के वाले से ग्रे स्ट्रक्चर तक? इसमें प्लास्टर शामिल नहीं है। सर जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर पे होती है उसमें एक्सीवेशन हम जो होती है ऑनर के और पे बिहार पे होती है, वो हमें लीन के लिए तैयार कर देते हैं, ठीक है कंपैक्शन, जिसमें हम कंपैक्शन करते हैं, रोलर डालते हैं, गैड़ा वगैरह डाल के ऊपर उसको देन रोलर चलाते हैं, फिर पीसीसी होती है, फिर जो पुराने वक्तों में था कि फाउंडेशन नॉर्मल बनाओ और उसके ऊपर चुनाई शुरू कर दो, यहाँ प्रॉपर फाउंडेशन तैयार होती है, उसमें स्टील डाला जाता है और कंक्रीट डाली जाती है प्रोफेशनल तरीके से, फिर उसके ऊपर ब्रिक मैसनी और उसके ऊपर फिर हम एक प्लिंथ बीम डालते हैं, प्लिंथ बीम भी डालते हैं और डीपीसी भी डालते हैं। ठीक हो गया। फाउंडेशन में स्टील यूज़ किया, कितने सूत्र का इस्तेमाल किया? ये फाउंडेशन में मुख्तलिफ कैटेगरी का यूज़ किया जाता है, 6 सूत्र भी किया जाता है, 4 सूत्र भी किया जाता है, 3 सूत्र भी किया जाता है, एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद अंदर बाहर से प्लस्तर किया जाता है, फिर वाटर प्रूफिंग के बहुत आइटम है वो वाटर प्रूफ किया जाता है, फिर फिलिंग करके फिर हम ऊपर से चुनाई शुरू कर देते हैं। प्लिंथ बीम की इफादियत क्या सर? प्लिंथ बीम्स ये है कि उस पर एक तो स्ट्रक्चर आपका मजबूत हो जाता है, दूसरे नंबर पे जो प्लिंथ बीम हम करते हैं उसमें कंक्रीट होती है, ईंट बेसिकली आपको पता है नमी यूज ले लेती है, तो जो प्लिंथ बीम होता है कंक्रीट का होता है, तो वो जब ऊपर जाता है कंक्रीट नमी नीचे रह जाती है और ऊपर उस नमी को नहीं जाने देता। फिर वाटर प्रूफ जब हम डीपीसी ऊपर डालते हैं, डीपीसी के ऊपर जब छापर डालते हैं ना, मेम्ब्रेन वगैरह किसी चीज़ का, उसके बहुत चीज़ें आई हुई हैं उसमें आजकल, तो वो जब डालते हैं तो वो मजीद उसको नमी को ऊपर नहीं जाने देता और ऊपर वाला जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सेव हो जाता है। तो इस लेंटर में आप सरिया का सूत्र बताइए कितना इस्तेमाल होना चाहिए, उसके अलावा जो मटेरियल जो मसाला जिसको बोलते हैं वो कितने रेशो से होना चाहिए ताकि एक मजबूत लेंटर डाला जा सके? जी गुड। असल में जो मैंने आपको पहले बताया कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं ना, वो बेसिकली इसको डिज़ाइन कर देते हैं कि कौन सा स्टील आपने यूज़ करना है। लोकल लोग आजकल लोग कर देते हैं कि 300 का यूज़ कर रहे हैं, 400 का। ड्राइंग में जो मेंशन करते हैं वो आजकल छतों में अंदर जो होता है ना वो 3 और 4 का होता है, जो उसके अंदर बीम चल रहे होते हैं वो 600 का यूज़ कर देते हैं, इंची का भी यूज़ करते हैं। जो छत का जो होता है ना वो 3 और 4 का इस्तेमाल करते हैं इसका स्टील। और जो इसकी रेशो रखी जाती है ना, कॉलम बीमों में 1 1.5 3 की रखी जाती है कंक्रीट, मतलब 1 हो गया आपका सीमेंट, 1.5 रेत हो गया और 3 आपकी क्रश हो गई। जो छत के लिए की जाती है वो 1 to 4 किया जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 3000 PSI होती है। जो बुनियाद है वहाँ से काम स्टार्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन ऊपर की मंजिल पे जाके आसान हो जाता है, क्या ऐसे ही है सर? जी, बुनियाद पे असल में आपको पता है हर्डल्स आ जाती हैं, जब एक्सीवेशन कर लेते हैं आपको नहीं अंदाज़ा होता कि क्या चीज़ निकलेगी नीचे से। जब आप एक्सीवेशन करते हैं और बारिश हो जाती है, अचानक बारिश आ गई तो उसमें वो मट्टी और पानी जब मिक्स होता है तो वो गारा रहता है, बन जाता है, ठीक है, तो उस पर वो टाइम लगता है, ठीक हो गया। फिर उसको रिमूव करते हैं, फिर उसको हम उसके लिए रेत वगैरह यूज़ कर लेते हैं, गैड़ा वगैरह यूज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर रूलर चलाते हैं। फिर जब हम काम शुरू करते हैं तो फिर काम में कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं और ये नीचे चली जाती है ना, बुनियाद बेसिकली नीचे चली जाती है, 3 फुट 4 फुट 5 फुट जो भी लेवल हम कंसीडर करते हैं। तो जब वो मट्टी से हम जब निकल आते हैं ना, मट्टी से जब हम निकलते हैं तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। इस वजह से वो टिपिकल उसको बना दिया है कि लोगों का सोच पे है कि वो मुश्किल काम है। अच्छा, अभी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन देखी जा रही हैं जो कि ब्लॉक से की जा रही हैं, उस हवाले से कुछ बताइए कि क्या ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन मजबूत होती है या सस्ती होती है या महंगी होती है और इनमें फ़ायदे नुकसान क्या हैं सर? जी, ब्लॉक की जो आपने क्वेश्चन किया ना, ब्लॉक की जो मेसनरी होती है ना वो बेसिकली आपने देखा होगा प्लाजों के ऊपर, आपने मोस्टली देखा होगा, उस पर प्लाजों के ऊपर इस वजह से की जाती है कि वो लोड जो है ना ब्लॉक वो ज़्यादा नहीं हो, उसमें हालो ब्लॉक भी है और सॉलिड ब्लॉक भी है, ठीक हो गया। तो जो हालो होता है ना वो
जो बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं प्लाजों के ऊपर, क्योंकि वो फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार होता है जिस पे कॉलम बीम आपने देखा होगा, पहले प्लाजा तैयार हो जाता है कॉलम बीमों के ऊपर, फिर उसके अंदर आपने देखा होगा ब्लॉक मेसनरी हो रही होती है। इसका एक तो वजन कम होता है, दूसरे नंबर पे उनका जो ब्लॉक मेसनरी की जाती है ना, तो वो उसके लिए सूटेबल होती है प्लाजों के लिए। जो घरों की होती है वो घरों के लिए सूटेबल नहीं होती, क्योंकि इसने लोड बेरिंग लगानी होती है। आपने घरों में कभी भी आप बहुत मोस्टली कम देखा है, आजकल ट्रेंड चल चुका है कि फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, पहले उसके अंदर वो पार्टीशन वाल बनाते हैं। तो ये जो घरों में आपने देखा होगा ये लोड बेरिंग वाले आती हैं इसमें, जिसमें आपने देखा होगा चुनाई लगती है, फिर बीम चलता है, फिर चुनाई लगती है, उसके ऊपर फिर छत डाल देते हैं ना, तो वो लोड सारा ईंटें भी बर्दाश्त कर देते हैं, कॉलम भी बर्दाश्त कर रहा होता है, तो मिक्स एंड मैच हो रहा होता है उसका ना। तो जो इसका ब्लॉक मैच नहीं होते हैं ना, वो आपने देखा होगा फ्रेम स्ट्रक्चर में। आजकल घर भी फ्रेम स्ट्रक्चर पे तैयार हो रहे हैं, मतलब वो फ्रेम बना लेते हैं तो डिज़ाइन भी फ्रेम स्ट्रक्चर का वो तैयार करवाते हैं, उसके बाद वो ब्लॉक मैसनी करते हैं। तो घरों में जो है ना ब्लॉक मैसनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। हम आपसे बात करेंगे कि न्यूली कंस्ट्रक्शन जो होती है, नए घर बने होते हैं, कुछ अरसे बाद देखा जाता है कि उनकी बिल्डिंग में दीवारों में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, छतों में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, छतों पे पानी खड़ा हो जाता है। ये क्या रीज़न होती है सर? न्यूली घर जो होते हैं ना सर, वही आपको अर्ज़ कर रहा था कि जो आपने देखे होंगे ना, जितने भी घर हैं वो तकरीबन नॉन प्रोफेशनल बंदों ने किए होते हैं, जिसमें आपने देखा अगर जब एक फाउंडेशन भी मजबूत आप नहीं बनाएंगे तो एक टाइम पे आके वो उसमें वो बैठेगी जगह और क्रैक्स वो डिवेल्प होंगे। ठीक हो गया। छतों पे बेसिकली वो लेवल अप डाउन होता है, वो पट्टों की शर्टिंग और शीट की शर्टिंग का फ़र्क है, वो भी होता है, और दूसरा लेवल में काम नहीं किया जाता। आप प्रोफेशनल बंदा जो होगा ना वो लेवल लगाएगा हर कॉलम के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, फिर लेवल के अंदर वो कंक्रीट करवाएगा। जब लेवल के अंदर कंक्रीट होगी तो जिस जगह पे ड्रेन जानी है उस ड्रेन के ऊपर उसको लेवल को 1 इंच 2 इंच आप डाउन कर देगा तो वो पानी उस साइड पे मूव हो जाएगा। ज़मीर भाई ये बताएं कि हमने अमूमन देखा है कि जब प्लस्तर हो जाता है या मतलब सामने चुनाई हो गई, दीवारें बन गई, प्लस्तर वाला आता है तो वो चुनाई को गलत कह रहा होता है, और जब प्लस्तर हो जाता है तो फिर वो आगे जो विंडो इंस्टॉलेशन का काम शुरू होता है वो उसको गलत कह रहा होता है, जी ये ठीक नहीं बना। फिर पेंट वाले आते हैं वो कुछ और बात करते हैं। ये क्यों मामला आते हैं सर? जी गुड सवाल आपका। जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो आप जब आप चुनाई वाला एक अलग बंदा लगा देंगे, प्लस्तर वाला अलग लगा देंगे, 3-4 बंदों को इन्वॉल्व करेंगे ना बिल्डिंग के अंदर, तो वो आपका 3-4 बिल्डिंग के अंदर 3-4 बंदों ने आपका बेड़ा गर्क करना है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए। जब आप प्रोफेशनल बंदों को देंगे ना कवर्ड एरिया के ऊपर काम, ठीक हो गया, ग्रे स्ट्रक्चर उसको दे देंगे, उस पर उसने चुनाई भी लगा करनी है, स्टील भी करना है, कंक्रीट भी करनी है, सारे आइटम उसने करने हैं। जब वो बंदा एक खुद करेगा ना, तो जब वो प्रोफेशनल अपना बंदा चुनाई वाला लगाएगा तो वो साल गुनिया में उसको चेक करेगा चुनाई को। फिर प्लस्तर वाला आएगा तो वो उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है, वो दीवारें जब सीधी होंगी तो वो कोई उंगली उठाएगा। जब प्लस्तर आप स्टार्ट करते हैं तो प्लस्तर स्टार्ट करने से पहले आप पैपों की झरियाँ लगा लें, बिजली के लिए, प्लम्बिंग के लिए, जो भी है, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, इंटरनेट के लिए तारें हैं, जो भी आप उसको झरी लगा के उसके पैप लगा दें, ठीक है हो गया। वो जब आपका इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग और ये टेलीकॉम की जो चीज़ें हैं ये अगर आ जाती हैं, इसमें एसी की आ जाते हैं पैपिंग, वो जब आपकी मुकम्मल हो जाए तो फिर आप उसको प्लस्तर करें। जब एक चीज़ प्लस्तर वाला एक दीवार प्लस्तर कर देता है, बाद में बीच में इलेक्ट्रिकल वाला आ जाता है, वो झरी लगा देता है, ठीक है, उसमें आ जाता है, प्लम्बर आ जाता है, एसी वाला आ जाता है। जब आप मुख्तलिफ चीज़ें झरी लगेगी तो वो एक तो जोड़ नहीं बनता आपस में, ठीक है। जब आप प्लस्तर से पहले ये चीज़ें लग जाती हैं ना तो वो हम जाली लगा देते हैं, जाली लगा के पैप भी सेव हो जाता है, उसके ऊपर प्लस्तर भी पकड़ कर जाता है, ठीक है। तो जब नॉन टेक्निकल बंदे आप लगाएंगे ना, 4-5 मुख्तलिफ बंदे, तो फिर ये होगा, जब एक बंदा आप करेंगे तो उस एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो तब तक प्लस्तर शुरू नहीं करवाएगा जब तक ये कंडूटिंग आपके अंदर मुकम्मल ना हो चुकी हो, ठीक हो गया। आपने देखा होगा कि एक पोरिंग हो रही है और साथ साथ आगे बिजली वाला लगा हुआ है, आगे पीछे प्लम्बर भी साथ लगा हुआ है, तो अब इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको टाइम दें, तो वो बात भाग दौड़ के अंदर ना आप डब्बी हिल जाती है, उसकी फ़ैन बॉक्स हिल जाते हैं, लाइटों की डब्बी हो जाते हैं, तो वो जब 3-4 मिक्स हो जाते हैं ना तो उनका मसला होता है। जब एक प्रोफेशनल बंदा है उसके साथ टीमें अटैच होती हैं, वो फिर टीमों को पहले बता देता है भाई आज मैंने प्लस्तर शुरू करना है, तो इससे पहले आपका जो काम दीवार के अंदर है, कमरे के अंदर है, वाशरूम के अंदर है, वो आप मुकम्मल कर लें। घरों में एक कॉमन मसला सेम का, नमी का, ये बेसमेंट में भी आता है, इसको कैसे कवर करते हैं, क्या इसके बारे में राय है? बेसिकली कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे नमी का कंसेप्ट रखता है, जितने भी आप वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं तो उसमें पानी का भी अमल दखल है उसके अंदर। कुछ पानी किस कैटेगरी का होता है किस एरिया में, कुछ किस खारा पानी होता है जिसको हम कहते हैं, एक वो भी एलिमेंट है। दूसरा बेसमेंट में आपने देखा होगा, बेसमेंट में जब हम कंक्रीट की दीवार लगा देते हैं या ईंट की दीवार लगा देते हैं तो पीछे से वो फिल अप कर देते हैं फ़ौरन, तो उसके पीछे वाटर प्रूफ नहीं किया जाता।
उसके लिए फिर पहले प्लस्तर करें, फिर चिप्स करें। आजकल वाटर प्रूफ में मुख्तलिफ केमिकल्स आ गए हैं, मेम्ब्रेन शीट है। जब आप उसको लेयर वाइज आप उसको काम करके चलाएंगे ना, वाटर प्रूफ करके, फिर उसके बैक फिर बाद में करेंगे, ठीक है, तो आपका वो कभी भी अंदर पानी का कमी जो भी है का उसमें पानी इन्वॉल्व नहीं होगा। जब आपकी वाटर प्रूफिंग भी नहीं होगी तो वो क्या उसमें उसने रोकना है, उसको नमी को क्या रोकना है, या उसने क्या चीज़ करना है। तो ये बताइए, अक्सर लोगों ने, आम आवाम ने घरों पे लुक लगा ली होती है, वो कोई इफेक्टिव है सर? जी, इसमें लुक की भी क्वालिटी है ना। आपने देखा होगा गर्म लुक लोग कहते हैं और ठंडी लुक कह रहे होते हैं। गर्म लुक बेसिकली उसको गर्म करके उसको लगाया जाता है, और ठंडी लुक में भी केमिकल यूज़ करके वो किया जाता है। लेकिन लुक भी अगर प्रोफेशनल तरीके से लगाई जाए, लुक भी बहुत इफेक्ट करती है पानी की उसके अंदर। जैसे अब रोडों के ऊपर आप देखा होगा पानी नीचे बहुत कम जज्ब हो रहा है, बाहर की तरफ रोटेट करता है, क्योंकि लुक होता है, लुक उसको नीचे नहीं जाने देती। ऐसे लुक जो है ना पानी को अंदर किसी भी कंक्रीट हो, ईंट हो, उसके अंदर जज्ब नहीं होने देती। तो लुक भी है, केमिकल भी आ चुके हैं। मेम्ब्रेन शीट है लुक की बनी हुई, ठीक है, एक शीट टैप होती है, वो शीट जब लग जाती है वो भी इसको पानी को अंदर नहीं जाने देती। आपने बहुत सारे टेक्निकल सवालों का जवाब दिया, आपने मेरे तल्ख सवालों का भी जवाब दिया। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है, हमने बड़ी मुफीद मालूमात इकट्ठी की ज़मीर हुसैन साहब से, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई चीज़ कमी बेशी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।